हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम काम कर रहे थे एपीआईज के ऊपर, जिसमें लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया है शेयर्ड प्रेफरेंस। तो शेयर्ड प्रेफरेंस ऑब्वियसली एपीआई का कोई पार्ट नहीं है, बट एपीआई पे जो हम काम करने वाले हैं वो है आज बेसिकली वो है लॉग इन लॉग आउट इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूजिंग रेट्रोफिट। तो ऑब्वियसली इस काम का एक हिस्सा ज़रूर आएगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस, तो जिसमें हम किस तरह से लॉग इन लॉग आउट एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे मेंटेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एपीआई एंड रेट्रोफिट, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसलिए शेयर प्रेफरेंसेस इसमें एक जगह इस्तेमाल होगा, तो उसलिए लास्ट वीडियोस में हमने शेयर प्रेफरेंसेस काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया था। तो अब जब हम इस एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे शेयर प्रेफरेंसेस, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। तो ये जो टॉपिक है आज का लॉग इन एंड लॉग आउट इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूजिंग रेट्रोफिट, ये थोड़ा सा लंबा है और इसका पार्ट भी बहुत सारा है। तो पूरे इसको स्टार्ट करने से पहले ना हमने थोड़ा सा काम इस पे एक ऑलरेडी एप्लीकेशन बनाया है लॉग इन लॉग आउट पे। पहले उसका आपको डेमो दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम रीसेट करेंगे, सारी चीज़ों को डिलीट करेंगे, डिलीट करके वापस बनाएंगे। और बनाने से पहले हमेशा की तरह पहले आर्किटेक्चर समझेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कोडिंग नहीं है, इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर। सारा आर्किटेक्चर अगर हम एक बार समझ जाएंगे तो कोडिंग जो है ना वो बिल्कुल आपकी आंखों पे दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे ये रखना, यहाँ पे ये रखना। अगर हम पहले कोडिंग से जाएंगे तो इतना सारा कोडिंग देख के ना हम अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना इधर भी कोडिंग, इधर भी कोडिंग, ढेर सारा। तो जो तरीका है, पहले अपने को आर्किटेक्चर क्लियर करना है, कंपोनेंट्स बना लेने हैं डायग्राम्स पे। ये अच्छा, ये वाला पोर्शन ये है, ये वाला पोर्शन कंपोनेंट्स का ये है। इस तरह से सारी चीज़ों को बिल्कुल स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद हम कोडिंग पे उतरेंगे, तो वो कोडिंग बिल्कुल आप फटाफट करोगे। तो पहले वो जो डेमो एप्लीकेशन जो हमने बनाया है वो आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लॉगिन लॉगआउट पे काम कैसे करेगा। उसका वर्किंग आर्किटेक्चर समझ लेते हैं, ये कैसे काम करने वाला है। उसके बाद आर्किटेक्चर को समझेंगे, उसके बाद हम कोडिंग को करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पर डैम श्योर आप वीडियो पे बोर नहीं होगे, हर एक चीज़ समझने वाली होगी, ठीक है। तो पहले ये जो ऑलरेडी रनिंग एप्लीकेशन है हमारा वो हम देखते हैं। तो इसे स्टार्ट होने देते हैं, उससे पहले हम आ जाते हैं अपने डेटाबेस में। तो ये हमारा लोकल होस्ट का PHP MyAdmin का डेटाबेस है, API DB, उसके अंदर DBL यूज़र और एक टेबल है जिसमें हमने नेम, ईमेल, पासवर्ड रखा है। तो वेरीफाई हम बेसिकली इस ईमेल और पासवर्ड से ही करेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल, एडमिन एंड एडमिन। हमने अभी उसे एडमिन एंड एडमिन ही दे रखा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पार्ट ये तो हो गया, यहाँ से वेरीफाई करेगा वो, ठीक है। उसके बाद वाले पोर्शन में कहाँ तक पहुँचा ये बिग ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ग्रेडल बिल्ड होने देते हैं। यस, इट्स ऑलरेडी आई थिंक स्टार्टेड। चलिए आ गया। तो ये देखिए, ये हमारा लॉगिन वाला पैनल है, जहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, एक छोटा सा यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी का इस्तेमाल किया है टेक्स्ट बॉक्स के लुक को चेंज करने के लिए। तो इसमें कुछ बहुत अमेजिंग बात नहीं है, सिंपल है ये। तो अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे ना जो यह हमने दिखाया आपको डेटाबेस, यहाँ देखिए क्या है, एडमिन एडमिन। तो इधर भी हम आ जाते हैं, यहाँ हम पहले गलत वैल्यू डाल के देखते हैं, ठीक है। गलत वैल्यू डाल के देखते हैं, तो देखिए इसने क्या दिखाया, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, और पासवर्ड होगा, सॉरी वो एंड लिख गया। और अगर हम वैलिड आईडी पासवर्ड देते हैं, एडमिन एंड एडमिन, ओके, जहाँ पे दिया हुआ है एडमिन एडमिन, जब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हम एक वैलिड वैल्यू देते हैं, एडमिन एंड एडमिन। तो देखिए क्या हुआ, डैशबोर्ड में चला गया। वहाँ डैशबोर्ड अभी हमने बिल्कुल सिंपल बनाया है, क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट है ना वो इस प्रोसेस को समझना है, वर्किंग प्रोसेस को समझना है लॉगिन एंड लॉग आउट के। बाद में हम डिजाइनिंग पे ध्यान देंगे। तो एडमिन एंड लॉग आउट का बटन दिया मैंने, जैसे हम लॉग आउट करेंगे। चलिए यहाँ भी क्या करते हैं, अभी इस एप्लीकेशन को हम बंद कर देते हैं। यहाँ से एप्लीकेशन को ना हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब हम वापस आते हैं, उस एप्लीकेशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लॉग आउट नहीं किया, हम एप्लीकेशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। जब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो देखिए वापस कहाँ चला गया, डैशबोर्ड पे चला गया। लॉगिन लॉग आउट पे नहीं आया, इसने सीधे एंट्री किया डैशबोर्ड पे। और उसके बाद अब हम डैशबोर्ड लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट के लिए तो वापस कहाँ आ गया, ये आ गया वापस से लॉगिन पेज पे। वापस इसे हम बंद करते हैं। अब दोबारा एप्लीकेशन खोलते हैं, तो जब हम दोबारा एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो देखिए हम कहाँ आएंगे, लॉगिन पेज पे आ गए, ठीक है। तो पूरा चीज़ समझ में आ गया कैसे ये काम कर रहा है, लॉगिन लॉग आउट डैशबोर्ड वगैरह किस तरह से काम कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाइएगा, कमर्शियल बेस्ड एप्लीकेशन बनाइएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसा ही होगा। चलिए आउटपुट देख लिया हमने एप्लीकेशन का।
अब आ जाते हैं काम कैसे हो रहा है, काम कैसे किया। ये मैंने डेटाबेस दिखा दिया आपको, सिंपल सा डेटाबेस है, एक API-DB एक डेटाबेस है, उसके अंदर tbl_user नाम का टेबल है, ईमेल पासवर्ड से वेरीफाई करवा रहे हैं। अब चले आते हैं, पहले आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। तो क्या करना है हमें, ये हमें आइडिया हो चुका है कि हमें करना क्या है। तो हमें लॉगिन लॉगआउट एक एप्लीकेशन बनाना है एंड्रॉयड पे, रेट्रोफिट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है। अब इस पूरे काम को ना पहले हम दो हिस्से में बांट देते हैं, ठीक है। पूरे काम को पहला हिस्सा जो होगा वो ये वाला पार्ट है। अगर मैं ओवरऑल लुक देखूं तो 3 पार्ट में बांटते हैं। फिर ये हो गया हमारा एंड्रॉयड वाला पार्ट, दूसरा हिस्सा, और तीसरे हिस्से पे इधर आ जाते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान से समझिएगा। याद रहे यही सब कुछ है। अगर ये आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया, कोडिंग में कुछ नहीं है बॉस, ठीक है। यहाँ आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात होती है एपीआई की या उस PHP कोड की जहाँ पे हम लॉगिन को वेरीफाई कर रहे हैं, लॉगिन का कोड कर रहे हैं एक्चुअल में, एपीआई PHP लॉगिन का कोड कर रहे हैं। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि यहाँ पे सर PHP होगा, ASP.NET नहीं हो सकता क्या, JSP नहीं हो सकता। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे कोई भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं, चाहे वो ASP.NET हो, चाहे वो JSP हो, चाहे वो PHP हो, कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट यहाँ पे हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास कोड होना चाहिए जो वेरीफाई करेगा, और ये वेरीफाई कहाँ करेगा भाई, ये वेरीफाई करेगा एक्चुअल MySQL के डेटाबेस में। चलिए यहाँ पे MySQL का डेटाबेस भी आपको यहाँ पे बना के दिखा देते हैं, और इसका टेबल तो अभी हमने दिखाया ही। तो ये हो गया आपका एक्चुअल MySQL, ये वेरीफाई करेगा। कौन वेरीफाई करेगा, PHP का कोड वेरीफाई करेगा MySQL में कि भाई वो चीज है या नहीं है। और ये भाई साहब हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का तब काम क्या है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का काम है ये यूजर से वैल्यू लेगा, ये जो है ये यहां से वैल्यू लेगा। इसने वैल्यू दिया हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, ठीक है। वो वैल्यू कहां पहुंचा, रेट्रोफिट के पास। ये जो बीच का आर्किटेक्चर है ये रेट्रोफिट भाई साहब है, ये है रेट्रोफिट, बीच के सारा काम ये संभालते हैं। अब रेट्रोफिट क्या करते हैं भाई, ये वैल्यू लेके दे दिए एपीआई को, एपीआई ने कोड चला के टेस्ट किया, अगर टेस्ट है तो ठीक है, ये मैसेज फिर देंगे रेट्रोफिट को, और रेट्रोफिट से डेटा हम वापस ले लेंगे अपने एंड्रॉयड वाले कोड में, ठीक है। आई बात, तो ये 3-4 हिस्सा में इस तरह से काम हो रहा है। पहले ये बात क्लियर कर लीजिए, ये हमारा प्योर एंड्रॉयड का कोड होगा, मतलब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, कोड विच टेक्स वैल्यू फ्रॉम यूजर, गिव इट टू रेट्रोफिट। किसको देगा ये, रेट्रोफिट को देगा, एंड गेट बैक फ्रॉम रेट्रोफिट, and get back from retrofit and store to shared preferences, ठीक है। that is very important। कहाँ स्टोर करेगा भाई, shared preferences में स्टोर करेगा। चलिए इसका कलर में बदल देते हैं, shared preferences में स्टोर करेगा। मैं लिख देता हूँ, बहुत लोग को लैंग्वेज का थोड़ा इशू होता है, तो ये shared preferences में स्टोर करेगा। तो अब आपका एप्लीकेशन, यहां से एक और एरो बना देते हैं हम, चलिए। तो यहां से जो हमारा लॉगिन का ऐप है, यहां से बात पहुंचेगी कहां पे, शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बाद। तो इसके लिए हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ये हमारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस हो गया, ठीक है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस में डेटा स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद हमारे पास क्या होंगे, 2 एप्लीकेशन होंगे, तो सॉरी नॉट एप्लीकेशन, शेयर प्रेफरेंसेस स्टोर होने के बाद अब यहां से वो 2 जगह जाएगा। शेयर प्रेफरेंसेस से आइदर वो जाएगा डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड भी शेयर प्रेफरेंसेस को ही चेक करेगा कि डेटा हमारा वहां पे है या नहीं है। डैशबोर्ड चेक करेगा कि शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा है कि नहीं, अगर है तो मतलब बंदा वेरीफाइड है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर डैशबोर्ड ओके है
तो फिर यहाँ से अगर डैशबोर्ड में परेशानी होगी, इसको लॉगिन वेरीफाइड नहीं मिलेगा, तो ये वापस लॉगिन पेज में ही आ जाएगा और शेयर प्रेफरेंस में अगर है तो डैशबोर्ड में जाएगा। तो ये होल ओवरऑल आर्किटेक्चर है और यहाँ से हम लॉगआउट का बटन बनाएंगे। लॉगआउट का बटन वापस शेयर प्रेफरेंस को क्लियर करके इसमें चला जाएगा, लॉगिन वाले एक्टिविटी में चला जाएगा। तो ये पूरा अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। यही पूरा काम हम करने वाले हैं, देख लीजिए। अब रेट्रोफिट के अंदर 3 अंदर और पार्ट होने वाले हैं। ये हमने रेट्रोफिट में कई बार बताया है और एक बार दोबारा आपको लाइटली बता देते हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले भाई यहाँ पे होगा आपका रिस्पॉन्स मॉडल क्लास, रिस्पॉन्स मॉडल क्लास, ये आपका होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एपीआई सेट एक बनाएंगे हम और उसके बाद फिर हम बनाएंगे कंट्रोलर। ये 3 काम आपको ऑलवेज करने हैं, तो ये आप 2-4 बार कर लोगे तो आपको तो अच्छे से याद हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। ये ऑलवेज यही काम है, इस रेट्रोफिट का यही काम ही है, ठीक है। तो एपीआई सेट रिस्पॉन्स मॉडल का क्या काम है, एपीआई सेट का क्या काम है, कंट्रोलर का काम है, सारी बातें हम देखेंगे। बट ओवरऑल आपको लुक समझ में आ गया। अगर आप ये वाला डायग्राम आपके जहन में अगर बैठ जाता है तो आप कोडिंग का आपका कहीं भी कोई गलती नहीं होने वाला है। तो अब समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है हमारे एपीआई की, ठीक है। MySQL का हमने टेबल आपको दिखाई दिया, ये देखिए हमारा MySQL का टेबल ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है। सिंपल सा टेबल है, ये आप आइदर वैम्प सर्वर इस्तेमाल करो या जैम्प सर्वर इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने वैम्प में इस्तेमाल किया है, वैम्प का ही टेबल है। उसके बाद एपीआई का कोड, चलिए आ जाते हैं। ये हमारा एपीआई का कोड है, login.php आपको दिख रहा होगा। कहाँ पे बनाया हमने वो भी आपको दिखाते, देखिए। ये हमारा जो ड्राइव है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप, उसके अंदर मैंने वैम्प इंस्टॉल कर रखा है। वैम्प के अंदर हमारे पास डब्ल्यू डायरेक्टरी और डब्ल्यू डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एपीआई फोल्डर के अंदर है। तो आप चाहे किसी और नाम से फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एपीआई नाम से बना रखा है फोल्डर और हमारा जो फाइल है login.php के नाम से। login.php के अंदर क्या कर रहे हैं हम देखिए। यहाँ पे सिंपली हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है, कौन MySQL कनेक्ट, ये कोई नया नहीं है। उसके बाद ये पोस्ट के जरिए हम दोनों डेटा को रिसीव कर रहे हैं, ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ पे हमने ट्रिम इस्तेमाल किया है ताकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह आ जाए तो स्पेस को ये रिमूव कर दे। फिर क्वेरी का काम चल रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूजर वेयर ईमेल इक्वल टू दिस, ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। MySQL क्वेरी, यहाँ पे देखिए हमने कौन को पास किया, क्वेरी को पास किया, रॉ में डेटा रिसीव किया। यहाँ पे लॉगिन का सिंपल सा लॉजिक होता है, ये अपने को यहाँ पे कोई डेटा फेच वगैरह नहीं करने हैं, क्योंकि सो सिंपली एक फंक्शन होता है PHP के अंदर MySQL i_num_rows। ये क्या करता है, नंबर ऑफ रो को काउंट करता है। यहाँ से अगर ये मैच कर जाता है तो आपको कुछ ना कुछ नंबर ऑफ रो तो रिटर्न करेगा, नहीं मैच करेगा तो रो तो रिटर्न नहीं आएगा। तो मैच कर गया मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ रो रिटर्न आएगा। तो ये काउंट में हम चेक कर लेंगे काउंट क्या ग्रेटर देन 0 है, मतलब मैच कर गया। अगर मैच कर गया तो हम एक वेरिएबल बना रहे रिस्पॉन्स मैसेज एग्जिस्ट, और अगर नहीं मैच करता है तो मैसेज के अंदर फेल्ड। और उसके बाद ये जो भी आउटपुट है उसे हम जेसन इनकोड में रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो आउटपुट यहाँ पे बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, आपको मैं दिखाता हूँ। जो जेसन का आउटपुट बनेगा वो ऐसा बनेगा, मैसेज एरो, जो भी इसके अंदर आउटपुट आ जाए, चाहे वो एग्जिस्ट है या फेल्ड है, ठीक है, मतलब ऐसा आएगा। या तो ये वाला पोर्शन क्रिएट बनेगा या फिर ये वाला बनेगा, ये वाला पोर्शन बनेगा। आइदर बनेगा एग्जिस्ट या बनेगा फेल्ड, दो में सॉरी, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलिए यहां पे तो ये हमने दिखा दिया। तो आउटपुट हमारा ये बनने वाला है, मैसेज फेल्ड या मैसेज एग्जिस्ट। प्रिंट में आ जाइए, ये वाला काम क्लियर, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा डन PHP का, और ये वाला पोर्शन डन। अब जो काम है कहानी रेट्रोफिट का, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कहां से होगी, इधर से चलेंगे हम, राइट से चलते। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे रिस्पॉन्स मॉडल को। ये कैसे बनेगा, जो आपका जेसन वाला फाइल है, जो आपका एपीआई का कोड है, उसका जो जेसन जो आउटपुट है, उस जेसन के आउटपुट को देखिए उसमें कितने नंबर ऑफ फील्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, सिंपल एक ही मैसेज एक ही वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, टाइप मैसेज, उसके अंदर वैल्यू है एग्जिस्ट।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ से क्या आउटपुट जनरेट करवा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि अपने एपीआई कोड में ही टेस्ट कर लिया कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बस इस मैसेज को हम वापस रेट्रोफिट के जरिए एप्लीकेशन तक पहुंचा देंगे। तो ये एग्जिस्ट और फील्ड यही वहां पहुंचेगा। तो आउटपुट अल्टीमेटली क्या है, मैसेज, उसका वैल्यू एग्जिस्ट, तो एक ही है। तो रेस्पॉन्स मॉडल हम फिर कैसे बनाएंगे, चलिए आ जाते हैं रेस्पॉन्स मॉडल में। यहाँ देखिए रेस्पॉन्स मॉडल का क्लास बना हुआ है, ठीक है, रेस्पॉन्स मॉडल। अब रेस्पॉन्स मॉडल कैसे बनता है, चलिए अब यहाँ हम क्या करते हैं ना, सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं ताकि मैं दोबारा से आप लोग को अच्छे से बना के दिखाऊं। तो ये हो गया एपीआई कंट्रोलर। किसे किसे डिलीट करना होगा, एपीआई कंट्रोलर डिलीट कर देते हैं, एपीआई सेट को, डैशबोर्ड को, रेस्पॉन्स मॉडल को, और डैशबोर्ड को नहीं डिलीट करते हैं, ठीक है, रहने देते हैं, फिर बनाना पड़ेगा। बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। चलिए यहाँ से पूरे को हम डिलीट करते हैं, ओके, डिलीट एनीवे। ग्रिडल में आते हैं। ग्रिडल में एक बात याद रखिएगा, आपको ये तीन कंपोनेंट जो है डिपेंडेंसी ऐड करने हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप कॉपी पेस्ट कर लो, आपको मेहनत ना करना पड़े फिर सर्चिंग के लिए, ठीक है। तो ये इसे हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। मैनिफेस्ट में आप ध्यान रखिए परमिशन इंटरनेट का देना पड़ेगा, ठीक है, ये भूलिएगा नहीं, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। फिर चलिए इसका भी काम हो गया, इसे बंद कर देते हैं। डैशबोर्ड का भी कोई काम नहीं, इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। मेन एक्टिविटी में भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेन एक्टिविटी में हमें डिलीट करनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ से सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, लॉगिन बटन का जो काम वो भी डिलीट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए सारा कुछ डिलीट हो गया, तो अपने पास बचा एक्टिविटी मेन, जहाँ पे देखिए हमने यूज़र नेम पासवर्ड, यहाँ पे बेसिकली यूज़र नेम की बजाय ज़्यादा बेटर हम ईमेल कर देते हैं, ठीक है। कहाँ गया हमारा हिंट, दिस इज ईमेल, क्योंकि हम ईमेल और पासवर्ड से मैच करवा रहे हैं। तो डिज़ाइन पे आ जाते हैं, देखिए ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, लॉगिन का बटन दिया है। तो अपने पास दो एडिट टेक्स्ट है, ईमेल एंड पासवर्ड, लॉगिन का एक बटन है, यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट व्यू है जो हम डिस्प्ले करवाएंगे कि क्या फेल है या वट एवर, कुछ भी मेन एक्टिविटी के अंदर आ गए। उसको देखिए यहाँ पे हमने T1 T2 लिया, टेक्स्ट भी लिया, और यहाँ पे उसकी टाइप कास्टिंग करके छोड़ दी। यहाँ तक कुछ भी स्पेशल नहीं है। एज अ एंड्रॉइड डेवलपर अगर आप सारे वीडियोस मेरे देख रहे हैं तो यहाँ तक कुछ भी नया और स्पेशल नहीं है। डायग्राम में आइए, चलिए तो अब रेट्रोफिट पे काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना है, रेस्पॉन्स मॉडल विद द हेल्प अकॉर्डिंग टू योर जेसन आउटपुट। ध्यान रहे, आप बहुत सारी चीज़ों में देखिएगा, बहुत सारे लोगों को देखिएगा वो क्या करते हैं, बहुत सारा वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से जाके उसका एपीआई जेसन का कोड डाल के वहाँ से क्लास बनाते हैं, ब्ला ब्ला, बहुत सारा तामझाम हो जाता है। कुछ नहीं है बॉस वैसा, सिंपल आप अपने जेसन का आउटपुट देखिए, जेसन के आउटपुट में क्या दिखाना है ये आप डिसाइड करोगे। अपने जेसन का आउटपुट देखिए, जितने नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, वेरिएबल टाइप वाले जो फील्ड्स हैं, आप उसके हिसाब से अपने रिस्पॉन्स मॉडल को बनाइए। हमारे पास आप कोड में देखो, मैंने आपको दिखाया, सिंपल एक मैसेज वेरिएबल है बस। तो आप आ जाओ यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करो, जो आपका क्लास वाला फोल्डर उसके अंदर जाइए, एक जावा क्लास बनाइए, इसका नाम दे दीजिए रेस्पॉन्स मॉडल। ध्यान रहे ये भी आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, जो आपको इच्छा हो वो नाम दो। अपने ब्रेन में कोई चीज का आप एक डेफिनेशन परमानेंट मत बैठाओ कि हाँ यही नाम होता है, रेस्पॉन्स मॉडल यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप डिसाइड करोगे क्या होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, स्ट्रिंग, ये बस ध्यान रखिएगा कि नाम सेम हो। यहाँ पे जो नाम आ रहा है आपको जरूरत पड़े तो आप कॉपी पेस्ट कर लो। चलो स्ट्रिंग मैसेज ये आप कर लो। अब यहाँ पे क्या करना हमें, आपका रिस्पॉन्स मॉडल में कुछ ज़्यादा काम होता नहीं है, तो बस जनरेट करके आप एक कंस्ट्रक्टर बना दीजिए, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाइए। बेस्ट प्रैक्टिस है एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर भी बना के रखिए। जनरेट कंस्ट्रक्टर, ब्लैंक कंस्ट्रक्टर के लिए इसको सेलेक्ट कर दीजिए, ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बना देगा। उसके बाद वापस से जनरेट में जाइए और एक गेटर सेटर मेथड बना लीजिए, इसको सेलेक्ट करिए, ओके हो गया। तो ये बन गया आपका रेस्पॉन्स मॉडल, काम खत्म, कुछ भी नहीं है रेस्पॉन्स मॉडल में, अब कुछ भी नहीं है, कहानी खत्म हो गया रेस्पॉन्स मॉडल का। नेक्स्ट एपीआई सेट, समझ में आया, रेस्पॉन्स मॉडल क्लियर हो गया। अब सेकंड पे आते हैं एपीआई सेट में। एपीआई सेट का काम क्या है, कैसे एपीआई सेट का काम है कि ये वो मेथड्स, देखिए सबसे पहले ना ये एक इंटरफेस है, ध्यान रहे यहाँ पे ये क्या है, एक इंटरफेस बनेगा, एक इंटरफेस होगा ये।
तो इंटरफेस क्या करता है, ये सिर्फ मेथड्स के डिक्लेरेशन को ही तो स्टोर करता है ना, और कुछ नहीं। बॉडी बाद में, बॉडी जो है बाद में जो क्लासेस इंप्लीमेंट करता है वो उसके बॉडी को बनाता है। तो इसके अंदर इंटरफेस के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मेथड्स का नाम होता है। तो यहाँ पे हम एक मेथड का नाम दे देंगे और ये बताएंगे कि वो क्या रिटर्न करने वाला और क्या पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, बस इस बात को ध्यान रखिए। तो चलिए जब बनाते तभी समझाते हैं इसको। तो रेस्पॉन्स मॉडल बन गया। अब इसी पे आप राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, जावा क्लास एपीआई सेट, ये भी नाम मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, आपको जो इच्छा हो नाम ले लो, बशर्ते बस यहाँ पे इंटरफेस होना चाहिए। एक इंटरफेस बन गया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि ये जो है ये मेथड के डिक्लेरेशंस को कंटेन करता है और कुछ नहीं। तो आपको सबसे पहले लिखना है @ फॉर्म यूआरएल इनकोडेड, फिर आना है @ पोस्ट, ठीक है। फाइल का नाम होगा login.php। यहाँ पे login.php क्यों लिखा, कैसे लिखा हमने, आपका जो फाइल का है नाम देखिए वो क्या है, login.php। यहाँ तक का पाथ आप यूआरएल में दोगे, जो पाथ होगा, डोमेन का नाम होगा, व्हाटएवर, एग्जैक्टली फाइल का नाम आप उस यूआरएल में नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ इस फोल्डर तक का पाथ होगा बाय द डोमेन नेम एंड व्हाटएवर। उसके बाद जो फाइल का नाम होगा एग्जैक्टली वो यहाँ पे जाएगा login.php के अंदर, ठीक है। और हम पोस्ट के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं उसको ऑब्वियसली, तो पोस्ट लिखा गया वहां पे। नेक्स्ट हम एक फंक्शन का बनाएंगे, जिस भी नाम से आपको फंक्शन बनाना है। मान लो हम बना रहे हैं वेरीफाई यूजर के नाम से, ठीक है। वेरीफाई यूजर के नाम से हम बना रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, वेरीफाई यूजर पैरामीटर तो हमें भेजना होगा ना। वेरीफाई यूजर किससे करवा रहे हैं, हम तो करवा रहे हैं ईमेल एंड पासवर्ड से। तो यहाँ पे आप फील्ड बना लीजिए, फील्ड ईमेल एज स्ट्रिंग ईमेल, उसके बाद फिर @ फील्ड पासवर्ड, स्ट्रिंग पासवर्ड। इसे हम टर्मिनेट कर देते हैं। अब ये रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। ये जो इसमें हम फंक्शन बना रहे हैं ये क्या रिटर्न करेगा, इसको जैसे यहाँ मैंने लिखा ना कोड में, विच टेक्स वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड गिव इट टू रेट्रोफिट एंड गेट बैक फ्रॉम रेट्रोफिट। मतलब रेट्रोफिट से क्या लेगा, तो रेट्रोफिट से ये जो हमने रेस्पॉन्स मॉडल बनाया ना उसी का एक ऑब्जेक्ट लेगा, ध्यान रखिए। रेट्रोफिट से ये क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। रेट्रोफिट क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, किसका, जो हमने रेस्पॉन्स मॉडल क्लास बनाया है। तो भाई आपको तो यहाँ पे वही बात बोलनी पड़ेगी, तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी। तो अब ये किस फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, डायरेक्ट नहीं, कॉल के, कॉल विच ऑफ टाइप रेस्पॉन्स मॉडल, ध्यान रखिएगा। एक कॉल रिटर्न करेगा कि उसका टाइप क्या होगा, रेस्पॉन्स मॉडल के टाइप का एक कॉल रिटर्न करेगा, कौन, वेरीफाई यूजर, जिसमें हम पैरामीटर क्या पास करने वाले हैं, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। आपका एपीआई सेट खत्म, ये वाला काम खत्म। एपीआई सेट में कुछ नहीं होता है, बस आपको जो फंक्शंस आप इस्तेमाल करने वाले हो वो सारे मान इसके अंदर लिख दो। अब ये एक ऐसा बन गया, ये जो स्ट्रक्चर है, ये आप एक बार रेट्रोफिट बना लोगे ना, तो अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी आपको और फंक्शंस लगेंगे, एपीआई लगेंगे, वो सारे इसके अंदर डिक्लेयर करते चलो। बार बार रेट्रोफिट का काम नहीं करना, रेट्रोफिट का काम एक ही बार हो जाएगा। तो ये वाला काम हमारा खत्म। अब आ जाते हैं कंट्रोलर का काम। कंट्रोलर क्या करता है, यूजर देखिए, अब इंटरफेस को कॉल करना है या रिस्पॉन्स को कॉल करना, व्हाटएवर जो भी का काम है, तो वो बार बार अब इंटरफेस से कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। जो हमारी ये एप्लीकेशन है ये कंट्रोलर से मैनेज करेगा। कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट बनाना है या पहले से है या नहीं है, फिर एपीआई सेट के कौन से मेथड को कॉल करना है, ये सारा काम हम कंट्रोलर के थ्रू कर देंगे। तो इसीलिए इसका नाम भी कंट्रोलर टाइप का दे रखे हैं, इसका सारा कंट्रोलिंग का काम यही करेगा। तो आप कुछ और नाम दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए तीसरी बार में आते हैं यहाँ पे। अब बनाते हैं हम जावा क्लास, इसका नाम हम कंट्रोलर दे देते हैं, ठीक है। कंट्रोलर, आपको जो इच्छा हो आप नाम दे दो, कोई परेशानी नहीं है। अब कंट्रोलर के अंदर क्या होगा मैंने बताया ना, सारा कंट्रोल का काम इसका होता है। तो सारा सबसे पहले ये जो कॉल करेगा तो यूआरएल पे आते हैं। तो हम यूआरएल बनाते हैं प्राइवेट, इसको आप ऑलवेज स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग यूआरएल। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझानी है मुझे।
अगर आप ध्यान से बात को सुनिएगा तो ये थोड़ा, अदरवाइज यहाँ पे आके आप फंसिएगा। सो 192.168.0.100 ये मेरा आईपी है स्लैश। अब देखिए ये डोमेन देने के बाद ना मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, www डायरेक्टरी तक पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मेरा फोल्डर क्या है, एपीआई। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा एपीआई। एपीआई के बाद फिर मेरा एपीआई के बाद तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, इस फोल्डर तक पहुँच गया। फिर लेकिन मेरा फाइल कौन है, login.php। तो वो मैंने देखिए एपीआई सेट में यहाँ लिख रखा है login.php पोस्ट, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक। अब आगे का काम ये तो हो गया। अब आपको यहाँ पे बनाने हैं, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्यों बनाना मैं आपको बताऊंगा बाद में। प्राइवेट स्टैटिक, इसका नाम क्या है, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्लाइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका नाम हमने क्लाइंट ऑब्जेक्ट दे दिया। अब फिर अब आते हैं प्राइवेट स्टैटिक, ये हम बना लेते हैं रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट। तो रेट्रोफिट 2 का बनाइएगा, ध्यान रहे, और रेट्रोफिट क्योंकि इसी की डिपेंडेंसी हमने ऐड की है। ये 3 काम कर लीजिए। अब इस कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर बनाइए, ठीक है। यहाँ पे रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको याद रखने की अच्छी सी चीज़ आइडिया बताता हूँ। रेट्रोफिट डॉट बिल्डर, देखिए 3 बात आएगी, बिल्ड, कन्वर्ट फैक्ट्री, बेस यूआरएल। इसी 3 पे आपका काम हो जाएगा। तो बस याद रखना है आपको, इस तरह से याद रखना है। जैसे आप डॉट दीजिएगा 3 चीज़ आपको दिखाएगा, बिल्ड, ऐड फैक्ट्री और बेस यूआरएल। तो सबसे पहले बेस यूआरएल पे चलते हैं। यहाँ पे आपको उस यूआरएल को पास कर देना है। उसके बाद फिर ऐड कन्वर्ट फैक्ट्री पे चलना है, ठीक है। इस तरह से आप जो स्टेप जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, अगर आप उस तरह से चलिएगा तो होगा क्या, आपको फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जीसन, यहाँ पे आ जाइए जीसन फैक्ट्री डॉट क्रिएट। फिर तीसरा डॉट जैसे ही दीजिएगा, वो तीसरा जो बचा हुआ पार्ट है बिल्ड, कहानी खत्म, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपको मतलब स्टेप से स्टेप याद रखो। आपको कभी भी मेमोराइज करके जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टार्ट करोगे काम, आपको एक से एक हिंट मिलता चला जाएगा, आप काम करते चले जाओगे। अब हमें रन टाइम ऑब्जेक्ट का काम मैनेज करना है। सो पब्लिक, यहाँ भी लगेगा स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, यहाँ पे होता है, हाँ रिटर्न क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट के तो रिटर्न कर रहे हैं ना। देन क्लाइंट ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट का टाइप होता है क्लास। तो हमारा क्लास क्या है, कंट्रोलर गेट इंस्टेंस, ठीक है। देखिए गेट, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये टेस्ट बेसिकली ये क्या करता है, ये टेस्ट करता है कि ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है या नहीं है। अगर नहीं बना हुआ है तो ये क्या करेगा, बनाएगा, नया ऑब्जेक्ट बना देगा। अगर बना हुआ है तो पुराने ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्लाइंट ऑब्जेक्ट अगर हमारा इक्वल टू नल है तो ये क्या करेगा, क्लाइंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू कंट्रोलर, ठीक है। और उसके बाद ये रिटर्न कर देगा किसको, क्लाइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर बना हुआ है तो बना के रिटर्न, नहीं बना है तो बना के रिटर्न करेगा। और अगर बना हुआ तो इफ में जाएगा नहीं, सिंपली यहाँ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो काम हो गया हमारा। अभी क्या करना है वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, तीसरा, जैसे इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर तीसरा काम क्या है, ये एपीआई जो हमने बनाया है एपीआई सेट, तो किस एपीआई को सेलेक्ट करना है वो भी, तो एपीआई सेट को यहाँ पे रिटर्न करेगा। फंक्शन का नाम हम दे देते हैं गेट एपीआई, चाहे कुछ भी दे दीजिए आप। और यहाँ पे फिर ये क्या करना है, जो हमारा रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट है, रेट्रोफिट डॉट क्रिएट, देखिए ये खुद ही बता दिया क्या करना, क्रिएट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एपीआई सेट डॉट क्लास, और इसे हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। ये 3 काम आपको करने होते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट बनाएगा तो अगर पहले से बना हुआ है तो ठीक है, और नहीं बनाया तो ये क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ये क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ से फिर क्या होगा, ये रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। गेट एपीआई एग्जैक्टली कौन सी एपीआई को सेलेक्ट करना है वो ये बताएगा। अब जब हम इसे कॉल करेंगे, अब आप पेंट में आ जाइए, देखिए ये वाला पोर्शन हमारा डन, कंट्रोलर वाला भी पार्ट डन, एपीआई सेट डन, कंट्रोलर वाला पार्ट डन। अब आ जाते हैं यहाँ, मतलब अब ये हमारा एक हिस्सा वाला पार्ट खत्म हुआ, मतलब रेट्रोफिट और डेटाबेस वाला पार्ट पोर्शन खत्म। अब आ जाएंगे इधर, यहाँ से फिर ये डेटा किस तरह से रेट्रोफिट को देगा और रिसीव करेगा, कैसे डिसाइड करेगा कि वो शेयर प्रेफरेंसेस में है या नहीं, वो बात यहाँ से स्टार्ट होगी। तब हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी में।
मेन एक्टिविटी में आने के बाद देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या किया, T1 T2 लॉगिन बटन को ले लिया, सारे के टाइप कास्टिंग भी कर दिए। अब क्या करना है, आप XML में देख लें इन सारे का नाम, वो मैं कोड आपको दे दूंगा तो कोड में आपको मिल जाएगा। सो T1 T2 एंड बेसिकली सेव BTN है ना, और TV। तो यहाँ पे T1 T2 लॉगिन बटन के नाम से दिया हमने, यहाँ पे सेव BTN इसको टाइप कास्ट कर दिया है। अब क्या होगा, लॉगिन बटन पे जब क्लिक होगा तो लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन व्यू क्लॉक लिसनर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसेस लॉगिन का नाम दे देते हैं। यहाँ पे सारा कोड नहीं लिखेंगे हम, यहाँ जाते हैं void प्रोसेस लॉगिन। ठीक है, प्रोसेस लॉगिन में क्या करना है, यहाँ सबसे पहले अब यहाँ पे बात स्टार्ट होती है। प्रोसेस लॉगिन में क्या होगा, ये यूजर से जो ईमेल और पासवर्ड लिया है ये रिट्रोफिट को दे देगा। रिट्रोफिट को देके बोलेगा भाई इस फंक्शन को कॉल करो, और वो एपीआई को कॉल करेगा, एपीआई कॉल करके टेस्ट करेगा अगर है या नहीं, तो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यू क्या यही वैल्यू रिटर्न होगा, एग्जिस्ट या फेल्ड। तो एग्जिस्ट या फेल्ड के बेसिस पे प्रोसेस लॉगिन डिसाइड करेगा कि हाँ ये यूजर है या नहीं है। अगर है तो हम क्या करेंगे, अगर है तब ये क्या करेगा, उसका नाम शेयर प्रेफरेंसेस में डाल के यूजर को फॉरवर्ड कर देगा डैशबोर्ड में। और अगर नहीं है तो बोलेगा आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो क्या है, इनवैलिड है। यहाँ पे बात समझिए, जो भी डेटा रिटर्न आ रहा है रिट्रोफिट से, क्या डेटा रिटर्न आ रहा है, एग्जिस्ट और फेल्ड, तो उसकी बेसिस पे अब यहाँ पे डिसाइड लिया जाएगा कि क्या करना है। अगर है तो शेयर प्रेफरेंसेस में उसका नाम डाल के डेटा को भेज यूजर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड क्या करेगा, शेयर प्रेफरेंसेस से नाम निकाल के जो भी उसको आगे का प्रोसेस करना है करेगा। और अगर नहीं है तो बोल दिया जाएगा भाई कि आप दोबारा ट्राई करो, आपका नाम और ईमेल पासवर्ड जो भी है वो इनवैलिड है ना। तो पहले इतना काम करते हैं, चलिए उसके बाद फिर आगे का बात बताते हैं। तो लॉगिन प्रोसेस में क्या करना है, हमें बेसिकली ये जो एपीआई है इसे कॉल करना है। तो कॉल आप एपीआई पे आ जाइए, देखिए रिटर्न क्या, अगर हम इस वेरीफाई यूजर को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक कॉल और टाइप ऑफ रिस्पॉन्स मॉडल। तो मेन एक्टिविटी में आ जाइए, तो एक कॉल बनाते हैं हम, किस टाइप का भाई, रिस्पॉन्स मॉडल का। ठीक है, अच्छा अब कैसे कॉल करेंगे, बात होगी कंट्रोलर से। सो कंट्रोलर डॉट, ठीक है, गेट इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद देखिए डॉट गेट एपीआई, ठीक है, डॉट गेट एपीआई जिसे कॉल करोगे आप तो जितना ही एपीआई अवेलेबल है एपीआई सेट में सारा आपको रिटर्न करवा देगा। तो भाई हमें कौन सा चाहिए, वेरीफाई यूजर। अब वेरीफाई यूजर को हम दे रहे, तो क्या क्या हम यहाँ पे देख रहे थे, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ से हमें क्या क्या भेजना होगा भाई, ईमेल और पासवर्ड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू t1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पासवर्ड t2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप ईमेल को भेज दीजिए, पासवर्ड को भेज दीजिए, काम खत्म। तो अब यहाँ से आगे का काम, वो जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है, कॉल मिला है, उसे हम एनक्यू करेंगे। तो कॉल डॉट एनक्यू न्यू, ठीक है। देखिए तो ऑन फेलियर में क्या होगा, मतलब अगर कोई भी काम ठीक से, कम्युनिकेशन ठीक से रिट्रोफिट से नहीं हो पाया, तो टीवी डॉट सेट टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, और हम चाहेंगे कि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेड कलर में हो जाए, सो सेट टेक्स्ट कलर और कलर डॉट रेड। ठीक है, और अगर सक्सेसफुली डेटा आ गया तो डेटा आएगा क्या, देखिए ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स मॉडल का एक ऑब्जेक्ट ही तो रिटर्न कर रहा है ना। अल्टीमेटली क्या रिटर्न कर रहा है, रिस्पॉन्स मॉडल का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो रिस्पॉन्स मॉडल का एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ बना लेते हैं। तो रिस्पॉन्स मॉडल obj इक्वल टू, यहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो हमें एक रिस्पॉन्स मॉडल का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यहाँ से देखिए, इफ obj डॉट गेट मैसेज, ये गेट मैसेज पता है क्या, रिस्पॉन्स मॉडल में जो आपने गेटर सेटर बनाया ना वही गेट मैसेज है। तो गेट मैसेज से हमें यहाँ वाला जो डेटा है एग्जिस्ट और फील्ड, ये हमें मिल जाएगा। सो गेट मैसेज, तो इसे हम क्या करते हैं, पहले कहीं स्टोर कर देते हैं। तो स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल टू obj डॉट गेट मैसेज मिल गया हमें। अब
आउटपुट डॉट इक्वल्स कंपेयर करते हैं। अगर हमारा वो फेल्ड है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, फेल्ड अगर ये है तो, और फिर अगर इफ आउटपुट डॉट इक्वल्स, और इसमें हमारा ये वाला पोर्शन है, ठीक है। चलिए, तो अगर फेल्ड है तो और एग्जिस्ट करता है तो, फेल्ड है तो फेल्ड है तो फिर वही बात होगी। हम क्या करते हैं, पहले दोनों को खाली कर देते हैं, T1 सेगमेंट्स को खाली कर देते हैं, T2 डॉट सेट टेक्स्ट को भी खाली कर देते हैं। यहाँ तक ये कोई मैंडेटरी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है TV डॉट सेट टेक्स्ट कलर डॉट रेड। उसके बाद TV डॉट सेट टेक्स्ट इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। सबसे कोई एक तो गलत होगा भाई, या तो आपका यूजर नेम गलत होगा या तो पासवर्ड गलत होगा, है ना, यही बात होगी इसमें। और अगर एग्जिस्ट करता है तो, यहाँ बात इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे आपको शेयर्ड प्रेफरेंसेस का जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंसेस में उसका इंफॉर्मेशन सेटअप करके, स्टोर करके उस यूजर को फॉरवर्ड कर देंगे डैशबोर्ड में, ठीक है। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस बनाते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंसेस SP इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। यहाँ पे हम ध्यान रहे फाइल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडेंशियल्स, मतलब यही नहीं जो भी आप नाम दो, बट उस नाम को याद रखो क्योंकि जहाँ जहाँ आपको दोबारा इस्तेमाल करना है एग्जैक्ट यही नाम चाहिए आपको। सो मोड में हम जाते हैं प्राइवेट। उसके बाद हमें चाहिए होता है एडिटर। सो एडिटर इक्वल टू SP डॉट एडिट। देन एडिटर से हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे पुट स्ट्रिंग। क्या क्या राइट करेंगे भाई, अगर यूजर नेम में हम T1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग पासवर्ड T2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है ना। एडिटर डॉट, सारा काम हो गया हमारा, कमिट कर देंगे, एडिटर डॉट अप्लाई कर देंगे। इतना तो ये तो काम हो गया हमारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस उसका नाम रखने का। अगर आप वेब टेक्नोलॉजी से काफ़ी प्रेफरेबल हो, यूज़र अगर आप वेबसाइट पे काम करते हो तो वहाँ पे जो सेशन वेरिएबल होता है ना, बिल्कुल ये वही काम करता है। तो देखिए हमने वेरीफाई किया, अगर डेटा वेरीफाइड हो गया तो हमने उसका नाम सेशन में डाल दिया। अब सेशन में डालने के बाद इससे हम दूसरे एक्टिविटी, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेशन में डालने के बाद दूसरे पेज में हम फॉरवर्ड कर देते हैं, और यहाँ पर हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस में उसका नाम डालने के बाद दूसरे एक्टिविटी में फॉरवर्ड कर देंगे। तो फायदा क्या है शेयर्ड प्रेफरेंसेस में डालने का, शेयर्ड प्रेफरेंसेस में डालने के बाद उसके बाद ये जिस भी एक्टिविटी में आप इसे फॉरवर्ड कर दो, वो हर एक्टिविटी शेयर्ड प्रेफरेंसेस को एक्सेस कर सकता है। तो ये लाइक ग्लोबल वेरिएबल, सेशन वेरिएबल की तरह काम करता है यहाँ पे। तो हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस में नाम डाल दिया, अब दूसरे एक्टिविटी में जब हम इसको फॉरवर्ड करेंगे तो वो बिल्कुल स्टार्ट में ही चेक करेगी कि भाई क्या इसका नाम शेयर्ड प्रेफरेंसेस में है, अगर है तो आगे प्रोसीड कर दो, अदरवाइज वो फॉरवर्ड कर दो। तो पहले शेयर्ड प्रेफरेंसेस में नाम हमने रख दिया, अब रखने के बाद सिंपली क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, और यहाँ पे फिर क्या करते हैं, कहाँ जाना है, हमें जाना है, हमने तो ऑलरेडी बना लिया। तो पहले गेट एप्लीकेशन, यहाँ से हमें जाना किस में, डैशबोर्ड तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो डैशबोर्ड डॉट क्लास, इसलिए मैंने डैशबोर्ड को डिलीट नहीं किया था, और इसको फिनिश कर देना, करंट एक्टिविटी को फिनिश कर देना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जब आप लॉगिन कर रहे हो। तो अब सोचो कि कोई बिना लॉगिन किए एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, फिर क्या होगा। तो क्योंकि उसका नाम तो ऑलरेडी शेयर्ड प्रेफरेंसेस में चला गया और उसने बंद कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो ओपन करेगा तो उसका नाम तो ऑलरेडी पहले से है शेयर्ड प्रेफरेंसेस में, तो उसको तो दोबारा लॉगिन एक्टिविटी नहीं पूछना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, लॉगिन एकदम ऑन क्रिएट एक्टिविटी में ही हम क्या करेंगे, चेक एग्जिस्टेंस यूजर, चेक यूजर एग्जिस्टेंस, किसी भी नाम से आप बनाओ, जरूरी नहीं कि इसी नाम से बने, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। इस नाम से बनाते हैं और इसी नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो अभी प्रोसेस को पूरा बंद कर दिया हमने, यहाँ पे प्रोसेस लॉगिन को नीचे करते हैं वॉइड चेक यूजर एग्जिस्टेंस। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि नाम इसका शेयर्ड प्रेफरेंसेस में है कि नहीं। अगर शेयर्ड प्रेफरेंसेस में नाम है तो फिर ये ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कर देगा उसमें, ठीक है। तो ये क्या, फिर यहाँ पे भी शेयर्ड प्रेफरेंसेस में आते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस SV इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंसेस, फाइल का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ से ज़रूरत पड़े तो आप कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो और
मोड को आप कर दो प्राइवेट, ठीक है। यहाँ पे हम बस हमें चेक करना है, इसलिए एडिटर की जरूरत नहीं है। सो इफ यू डॉट कंटेन एग्जैक्टली वही फील्ड यूजर नेम, अगर यूजर नेम पहले से है तो हमें क्या करना है, यूजर नेम अगर है तो फिर भाई लॉगिन तो करवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से सिंपली से स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से कहाँ जाना है भाई, डैशबोर्ड डॉट क्लास में इसे फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, यूजर नेम उसमें नहीं है, तब आपको क्या दिखाना है, तो इसी में यहीं पे ये रहेगा। तो रहने के साथ साथ हम इसे क्या करते हैं, tv.setText में दिखा देते हैं प्लीज लॉगिन अगेन, ठीक है। और हम चाहेंगे कि वो रेड कलर में या ग्रीन कलर में दिखाए, तो आप इसका जो कलर है वो आप बदल सकते हो। तो tv.setText कलर, सो एंड कलर डॉट रेड, ठीक है। क्लियर हो गया। चेक यूजर एग्जिस्टेंस, तो इसे देखिए हमने पहले कॉल किया है, बिल्कुल पहले। यहाँ पे अगर हम इसे बंद कर दें तो लॉगिन से प्रोसेस लॉगिन होने से पहले हमने चेक यूजर एग्जिस्टेंस को देखा है। जैसे मेन एक्टिविटी स्टार्ट होगा तो ये चेक यूजर एग्जिस्टेंस को देखेगा, और अगर उसका नाम पहले से शेयर प्रेफरेंसेस में है तो उसको फॉरवर्ड कर देगा डैशबोर्ड में, और अगर नहीं है तो यहीं पे दिखा देगा कि भाई प्लीज लॉगिन अगेन। और अगर ऐसा नहीं है, प्लीज लॉगिन अगेन दिखाने के बाद यहाँ पे फिर क्या होगा, ये दिखाएगा। तो या फिर सिंपली प्लीज लॉगिन अगेन नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये फर्स्ट टाइम में भी प्लीज लॉगिन ही दिखाएगा। अब अगर कोई क्लिक करता है प्रॉपर यूजर नाम देके, तो यहाँ पे प्रोसेस लॉगिन में आता है। प्रोसेस लॉगिन का पूरा प्रोसेस तो हमने देख ही लिया है, और यहाँ पे दिखा देगा इनवैलिड आईडी पासवर्ड। अगर वो एग्जैक्ट मैच नहीं करता है, फील्ड दिखाता है तो, और एग्जिस्ट दिखाता है तो यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हो गया लॉगिन का प्रोसेस, होपफुली क्लियर हो गया। यहाँ पे सारी बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो मैंने पूरी बात बता दी। अब क्या है कि अगर वो फॉरवर्ड कर देते हैं डैशबोर्ड में, तो देखो डैशबोर्ड का काम मैंने पहले से कर रखा है। यहाँ पे आते हैं तो डैशबोर्ड के XML को खोलते हैं। सिंपल एक टेक्स्ट व्यू दिया मैंने, एक बटन दिया है, ठीक है। आप डिजाइन देख लो, तो टेक्स्ट व्यू एक बटन, लॉग आउट का बटन है। डैशबोर्ड के कोड में आते हैं, टेक्स्ट व्यू लिया, बटन लिया, ठीक है, उसकी टाइप कास्टिंग की है। अब देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में भी बिल्कुल शुरू में हम चेक यूजर एग्जिस्टेंस को चेक कर रहे हैं। अगर ये है तो आप इसके डेफिनेशन को देखिए। तो क्या कर रहे हैं, चेक यूजर एग्जिस्टेंस सिंपली ये वही बात है। अगर यूजर नेम पहले से है, शेयर प्रेफरेंसेस में है, तो ठीक है भाई, टेक्स्ट व्यू में हमने उसे दिखा दिया। और अगर नहीं है तो ये वापस इसे बैक कर देगा, बोलेगा आप चले जाओ वापस मेन एक्टिविटी में, क्योंकि शेयर प्रेफरेंसेस में आपका नाम नहीं है। लॉगआउट में क्या करना है, लॉगआउट देखिए बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर, लॉगआउट का बटन है यहाँ पे बीटेन, हमने उसकी टाइप कास्टिंग की, उसका सेट ऑन क्लिक लिसनर में गए। ये क्या करता है, बस जैसे वहां पे हम सेशन को डिलीट कर देते थे और उससे बैक कर देते थे लॉगिन पेज पे, बस वहीं पे द सेम थिंग यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस को डिलीट कर देना है। देखिए हमने शेयर प्रेफरेंसेस को डिलीट किया, यहाँ थोड़ा शॉर्ट ट्रिक की इस्तेमाल किया है, दोबारा एडिट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सिंपली SP से एडिट को पकड़ा, मेथड को, उससे रिमूव किया, यूजर नेम को, पासवर्ड को, दोनों को हमने रिमूव किया और कमिट किया, एडिट करके अप्लाई कर दिया। फिर वो अप्लाई करने के बाद क्या किया, इसे वापस से मेन एक्टिविटी में भेज दिया, ठीक है ना, मेन एक्टिविटी में भेज दिया और इस करंट एक्टिविटी को फिनिश कर दिया। सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग्स विल वर्क। चलिए अब अपने एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं डिवाइस पे, ठीक है। पूरा कोडिंग तो हमने इस आर्किटेक्चर के हिसाब से किया, पहले जो रन किया था, जो ऑलरेडी हमने एक बार लिखा था उसे रन करके दिखाया था। सारी चीज़ों को डिलीट करके हमने दोबारा लिखा है और बिल्कुल इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग सारे कोड को लिखा है। तो अब उससे दोबारा हम अपने डिवाइस पे रन करते हैं और रन करके देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए डिवाइस को मैंने कनेक्ट कर दिया है, चलिए आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे पहले गलत वैल्यू देके देखते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी वहाँ पे देखा था कि एडमिन जो है वो करेक्ट वैल्यू था, देखिए इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। अब हम प्रॉपर तरीके से एडमिन और एडमिन देके लॉगिन करते हैं, और लॉगिन किया हमने तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लॉग आउट नहीं करते हैं, इसे मिनिमाइज कर देते हैं हम, ठीक है, और बिल्कुल अपने एप्लीकेशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लॉग आउट वहीं चलेगा। अब लॉग आउट करके फिर हम इसे बंद कर देते हैं और अपने एप्लीकेशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लॉगिन पेज में आ गए और दोबारा लॉगिन करते हैं, करेक्ट वैल्यू देके लॉगिन किया हमने, देखिए यहाँ पे आ गया, मिनिमाइज किया इसे और यहाँ पे फिर हम उसे ओपन करते हैं, लॉग आउट में चले गए। सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग विल वर्क। ये पूरा आर्किटेक्चर है, किस तरह आर्किटेक्चर काम किया, एक एक स्टेप
पहले MySQL, फिर API, फिर रेट्रोफिट, फिर हमारे एप्लीकेशन का कोड, फिर शेयर्ड प्रेफरेंसेस, फिर डैशबोर्ड एंड दिस एंटायर थिंग्स हाउ दे आर कनेक्टेड। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। होप कि पूरा चीज़ आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और समझ में आया हो, अच्छा लगे हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।